हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और मजेदार सी लव स्टोरी के साथ। इस सीरीज की स्टोरी पुअर विलेज गर्ल और रिच सीईओ पर बेस्ड है। इमोशनल लव स्टोरी के साथ साथ हमें बहुत सारे फनी मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं, जहाँ हमारा मेल लीड लिन जियान उसके पास आकर कहता है कि जियाओमान उठ जाओ, मेरे साथ खेतों में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जब जियाओमान ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो ये सिर्फ उसका एक ख्वाब था, क्योंकि लिन जियान उसके सामने नहीं होता और ये देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो गई। साथ ही वो कल हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगी, जब उसने खुद ही लिन जियान को अपने घर से निकलने के लिए कहा था और वो बोला कि क्या तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी ही जगह थी। पर ग्रैंडपा ने भी उसे मारते हुए निकाल दिया कि सारी गलती तुम्हारी है, निकल जाओ यहाँ से। आखिरकार लिन जियान भी सोचने लगा कि अगर सारी गलती मेरी है तो ठीक है, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ और आई प्रॉमिस कि कभी भी दोबारा तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। अब इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या था, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक से आज से 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। जियाओमान एक विलेजर थी, वो लेक के किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है कि तभी अचानक से उसके सामने एक लड़का आकर कहता है कि मैं लिन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे बॉस आपके साथ इंगेजमेंट तोड़ने के लिए आपको 10 मिलियन देने को तैयार है। वो 25 ईयर्स के हो चुके लेकिन अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए। ये सारी बातें लिन जियान भी गाँव की तरफ आते हुए सुन रहा था, क्योंकि उसके आदमी के पास कैमरा और रिकॉर्डर दोनों थे जो कि जियाओमान को रिकॉर्ड कर रहा है। उधर जियाओमान कह रही थी कि अच्छा तुम्हारा बॉस इतना हैंडसम है, कभी रिलेशनशिप में नहीं आया, जिम करता है, तो फिर उसे कहो कि 10 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, बाकी ये एंगेजमेंट वाले किस्से को हम बाद में देखेंगे। मगर वो लड़का भी डटा रहा कि नहीं, आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना होगा। यहाँ तो जियाओमान भी उठ खड़ी हुई कि अच्छा डॉक्यूमेंट्स पर साइन करूँ, सब्र करो तो मैं अभी बताती हूँ। फिर उसे पुश करते हुए पानी में डाल दिया। इधर लिन जियान भी सब कुछ देख रहा था। उसका दोस्त कहने लगा कि ब्रो, मुझे तो लगता है कि इस लड़की को एंगेजमेंट वाले किस्से के बारे में कुछ अता पता ही नहीं। जबकि लिन जियान को गुस्सा आ रहा था कि एक तो ग्रैंडपा ने मेरे लिए मुसीबत ढूंढ कर रखी हुई है, अब मुझे जल्द से जल्द इसके साथ डील करना होगा। नेक्स्ट सीन में जियाओमान को दिखाया गया, उसकी मॉम उसके पास आते हुए कहती है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से ये लिपस्टिक ही लगा लो, बाहर हमारे सारे रिलेटिव्स आ चुके हैं। उसे तो मेकअप करने का बिल्कुल भी शौक नहीं, लेकिन मॉम उसे समझाती है कि बेटा देखो, इस बार कोई भी गड़बड़ मत करना, तुम्हारी सेकंड आंटी ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई है। वो कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम और पढ़ा लिखा है, अगर वो तुमसे थोड़ा सा रोमांटिक भी होने लगे तो इस पर गुस्सा मत करना, क्योंकि ये नेचुरल बात है, इसका मतलब तो यही होगा कि उसे तुम पसंद आ गई हो। जियाओमान बोली कि माँ आप ये कहना क्या चाहती है। दूसरी तरफ लिन जियान भी इन लोगों के घर के करीब पहुँच आया था। इधर जियाओमान मॉम से कहने लगी कि मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवाना बंद कर दे, मुझे नहीं मिलना उन लोगों से। मॉम बोली कि जब वो फैमिली पहुंच जाए तो तुम्हें उन लोगों से अच्छे से मिलना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो आई स्वेयर कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। उधर लिन जियान पहुंच आया था, गाड़ी से उतरकर इस छोटे से गांव को देखता है, जबकि गांव वाले उसकी बड़ी आलीशान गाड़ी को घूर घूर कर देख रहे थे। लिन जियान अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरे आदमी ने पहले ही उससे बात कर ली थी, अब मुझे बस उसके पास जाकर उससे डील करनी होगी। वो बोला कि जरा संभल के जाना, मुझे ये गाँव वाले इतने कोई सीधे लोग नहीं लगते। दूसरी तरफ मॉम जियाओमान को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि क्या तुम मुझे सभी रिलेटिव्स के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। आखिरकार वो भी मॉम की बातों में आ गई और कह देती है कि अच्छा ठीक है, इस बार तो मैं इस फैमिली से मिल लूंगी, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद ना आए तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि दोबारा कभी भी मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज नहीं करवाएंगी। लिन जियान इनके घर पहुंच आया और यहाँ खड़ी आंटियों से पूछने लगा कि मैं जियाओमान से मिलना चाहता हूँ, जिस पर वो तो समझ रही थी कि शायद यही वो ब्लाइंड डेट है। आपस में ही कहने लगी कि ये लड़का तो कितना हैंडसम और बिल्कुल ही सुपरस्टार की तरह लग रहा है। कहने लगी कि हाँ वो रहा जियाओमान का घर। तब तक मॉम और जियाओमान भी बाहर आ गए। मॉम तो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि तुम अकेले आए हो क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली नहीं आई। जबकि लिन जियान जियाओमान को देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि अच्छा तो ये है वो मुसीबत जिसे ग्रैंडपा ने मेरे लिए ढूंढ कर रखा। जबकि उधर जियाओमान सोचने लगी कि ड्रेसिंग से तो किसी सुपरस्टार की तरह लग रहा है, लेकिन शादी करने के लिए अभी भी इसे ब्लाइंड डेट की जरूरत है। इसके बाद मॉम जियाओमान को लिन जियान से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी बेटी है, आप ही ब्लाइंड डेट हो ना। अब
बात तो एक ही थी, जब सभी लोग उसे ब्लाइंड डेट समझ रहे थे तो वो भी कह देता है कि हाँ मैं ही ब्लाइंड डेट हूँ। आसपास खड़े सभी रिलेटिव्स काफी ज्यादा खुश थे कि दोनों बच्चों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बस हमें जल्द से जल्द इनकी शादी करवा देनी चाहिए। लिंसियान तो यहाँ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आया था। कहने लगा कि अब जब हम ब्लाइंड डेट कर रहे हैं तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को जान सके। ये सुनकर तो वो लोग फौरन यहाँ से जाने के लिए राजी हो गए। मॉम बोली कि तुम दोनों आराम से बैठकर बात करो, तब तक हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। और ज़ियाओमान को गुस्सा आ रहा था कि मॉम आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है। इधर लिंसियान कहने लगा कि चलो हम अकेले में बैठकर बात करते हैं। ये तो उसके लिए और भी ज्यादा शॉक्ड होने वाली बात थी कि इस लड़के की हिम्मत तो देखो। फिर जब उसने ज़ियाओमान को बैठने के लिए कहा तो इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसे तो देखो जरा, मेरे ही घर में मुझे मेहमान की तरह ट्रीट कर रहा है। खैर दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां से बात को शुरू करे। ज़ियाओमान बोली कि ये ब्लाइंड डेट मेरी मदर ने अरेंज करवाया था। मैं जानती हूँ कि हम दोनों को ही इसके लिए फोर्स किया गया था, इसलिए थोड़ी देर बैठो यहाँ पर और फिर चले जाओ वहीं जहाँ कहीं से तुम आए थे। इस पर लिंसियान बोला पर मुझे फोर्स नहीं किया गया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ ही दिनों में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओ। ये सुनकर तो ज़ियाओमान शॉक्ड हो गई कि क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो जिसे तुम जानते तक ना हो। वो बोला कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता और ज़ियाओमान पूछने लगी कि अच्छा तो फिर आपके लिए क्या मैटर करता है। लिंसियान दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरे लिए ये मैटर करता है कि तुम मुझसे नफरत करो और खुद ही ये एंगेजमेंट तोड़ दो। बॉसी एटीट्यूड में कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम शादी के बाद मेरी गुलाम बनकर रहो। शादी के बाद मुझे 3-4 बच्चे चाहिए। मैं कहाँ किससे कब मिलने के लिए जा रहा हूँ इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होगा। हाँ लेकिन तुम क्या करती हो, किसको तुमने दोस्त बनाया हुआ है, कब और किससे मिलने के लिए जा रही हो, ये तुम मुझे बताए बगैर नहीं कर सकती। ज़ियाओमान उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में गुस्से से उबल रही थी कि ये लड़का खुद को समझता क्या है। लिंसियान भी यही सोच रहा था कि कम ऑन अपने गुस्से को बाहर निकालो और झट से इस मंगनी को तोड़ दो। ज़ियाओमान भी गुस्सा होकर आगे आते हुए कहती है कि ओ मिस्टर, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तब भी ज़ियाओमान तुमसे शादी नहीं करेगी। रिलेटिव्स आपस में खड़े सोच रहे थे कि आखिर ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे जो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए हैं। इन लोगों को तो सब कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा था। ये लोग जब आपस में बातें कर रहे थे तभी सेकंड आंटी आते हुए कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर रश क्यों बनाया हुआ है। ये देखो मैं ज़ियाओमान के ब्लाइंड डेट को ले आई हूँ, यही वो लड़का है जिसे मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। ये लोग तो हैरान होकर पूछने लगे कि क्या अगर ये हमारे साथ वाले गाँव का लड़का वोंग है तो फिर वो कौन है जो ज़ियाओमान के साथ ब्लाइंड डेट कर रहा है। उधर लिंसियान ने अपना काम कर दिया था। स्माइल करते हुए कहने लगा कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है, पर ज़ियाओमान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। उधर सेकंड आंटी भी गुस्से में अंदर आ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी और के साथ ब्लाइंड डेट। वो इधर आकर पूछने लगी कि कौन हो तुम, जबकि वोंग तो ज़ियाओमान को देखकर खुश हो रहा था क्योंकि वो इसे लाइक करता है। ज़ियाओमान लिंसियान से पूछने लगी कि क्या तुम ब्लाइंड डेट नहीं तो फिर तुम कौन हो। वो बोला कि मैं वही हूँ जो तुमसे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करवाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ ज़ियाओमान लिंसियान को लेकर आई थी। ज़ियाओमान पुलिस ऑफिसर को बता रही थी कि ये लड़का परमिशन के बगैर हमारे घर में घुस आया, मुझसे कहता है कि एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। मुझे तो किसी फेक ऑर्गेनाइजेशन से लगता है। पुलिस ऑफिसर ने लिंसियान को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा तो वो बोला कि पहले तो ये लड़की झूठ बोल रही है कि मैं परमिशन के बगैर इसके घर में घुसा, इसके रिलेटिव्स ही मुझे अंदर लेकर गए थे, वरना तो आप इससे खुद ही पूछ ले। ज़ियाओमान दिल ही दिल में सोचने लगी कि देखो तो जरा पुलिस के सामने भी झूठ बोल रहा है। पुलिसमैन को बताने लगी कि ये लड़का कह रहा था कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है जिसे तोड़ने के लिए मैं तुम्हें 10 मिलियन देना चाहता हूँ। इस पर भी लिंसियान ने एक्सप्लेनेशन दी कि मेरे ग्रैंडपा और इसके ग्रैंडपा ने हम दोनों की एंगेजमेंट तय करवाई थी, लेकिन मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता और उसे तोड़ने के लिए मैं इसे 10 मिलियन देना चाहता हूँ। ज़ियाओमान बोली कि क्या नॉनसेंस बोले जा रहे हो, ऐसी घिसी पिटी कहानियाँ तो आजकल नॉवेल्स में भी नहीं लिखी जाती जिससे कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब तक पुलिस ने लिंसियान की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। ज़ियाओमान दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ अब पुलिस इसे अच्छा सबक सिखाएगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन देख लेने के बाद वो लोग कहते हैं कि माफ करना, ये लड़का किसी फेक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है और ना ही कभी इसने कोई क्राइम किया। जो ज़ियाओमान के लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं थी। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ पुलिस वाले इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहकर इन दोनों को यहाँ से भेज देते हैं। बाहर आकर जब लिंसियान एंगेजमेंट के बारे में बात करने ही वाला था तो ज़ियाओमान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि
आहिस्ता बोलो, अगर मेरी मॉम ने एंगेजमेंट के बारे में सुन लिया तो सारी बात बिगड़ जाएगी। और वो इसके करीब आकर धीरे से कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम भी समझ गई हो कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए ही कितनी बड़ी मुसीबत है। तो चलो फिर तुम अच्छे से इस बारे में सोच लो, मैं कल दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले मजेदार एपिसोड्स भी आप लोगों को टाइमली मिल सके। नेक्स्ट सीन में लिंजियान मजे मजे से वापस जाने लगा था, यही सोच कर के अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो उसे ग्रैंडपा की कॉल आई। इसे डांटते हुए कहने लगे कि मैंने तुम्हें उस लड़की को शादी के लिए राजी करने के लिए कहा था और तुम वहाँ पर जाकर मेरे लिए मुसीबत बना रहे हो। ये बोला कि ग्रैंडपा, आपको तो पता है कि कल मेरी कितनी जरूरी मीटिंग है, मैं इस गांव में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें हम बड़ों की तय की हुई शादी बच्चों का खेल लगता है, तो ठीक है, फिर आज से तुम भी लिन ग्रुप के जनरल मैनेजर नहीं रहे, इसलिए वापस आने की जरूरत नहीं, उसी गाँव में रहो। ये तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। कहने लगा कि ग्रैंडपा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? लेकिन मजाक तो इसमें कुछ भी नहीं था। उसका दोस्तों जैसे असिस्टेंट भी कहता है कि मैंने पहले से ही आपका सारा सामान प्रिपेयर करवा दिया था। उसका बैग निकाल कर बाहर दे देता है और उसे गुड लक करते हुए यहाँ से वापस जाने लगा, क्योंकि ग्रैंडपा के अगेंस्ट तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ज़ियाओमान अपने पेरेंट्स के साथ वापस आते हुए उनसे पूछने लगी कि क्या ग्रैंडपा ने मेरी कोई एंगेजमेंट तय की थी? तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये उस बेचारे के लिए काफी एम्बैरेसिंग होता है। खैर रास्ते में एक दफा दोबारा इन लोगों का सामना लिंजियान से हो जाता है, जो कि बेचारा अब लावारिस हो चुका था। उसके पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। ज़ियाओमान का डैड उसे पूछने लगा कि क्या तुम ही वो लड़के हो जिसके साथ मेरे डैड ने ज़ियाओमान की एंगेजमेंट फिक्स की थी? तो वो बोला कि जी हाँ, मैं ही वो हूँ। ज़ियाओमान तो उसका सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, अपने पेरेंट्स को घर चलने के लिए कहा, लेकिन लिन जियाओ ने इनको रोक लिया, जिस पर इसे लगा कि कहीं ये शादी के लिए राजी तो नहीं हो गया। जबकि लिन जियान बोला कि आप लोगों को ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, मैं बस इतना पूछना चाह रहा था कि क्या यहाँ आसपास में मुझे रहने के लिए कोई होटल मिल सकता है क्या? डैड बोले कि हाँ क्यों नहीं, जो सबसे नजदीक वाला होटल है वो इस तरफ एक टाउन में आता है। ये सुनकर तो वो फौरन से शुक्रिया अंकल कह के वहाँ से चल पड़ा। उसके जाने के बाद मॉम बोली कि ज़ियाओमान के डैड, तुमने उसे ये तो बता दिया कि हमारे करीब वाला होटल इस साइड के टाउन में है, पर तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर के फासले पर है? वो बेचारा तो चलते चलते भी थक जाएगा। डैड बोले पर मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो यहाँ से चल पड़ा, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब मॉम उसे पीछे से आवाजें देते हुए कह रही थी कि बेटा वो टाउन यहाँ से बहुत दूर है, तुम पैदल नहीं चल के जा सकते। लेकिन वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था, जैसे उसके पास कान ही ना हो। ज़ियाओमान भी दिल ही दिल में सोच रही थी कि उल्लू का पट्टा, अगर नहीं सुन रहा तो ठीक है, जाने दो इसे भी। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ आखिरकार बेचारे को थक हार कर इन लोगों के घर में ही आना पड़ा और यहाँ पानी पी पी कर उसकी प्यास ही नहीं बुझ रही थी। ज़ियाओमान मौका देखकर उसे पूछने लगी कि तुम तो होटल जाने वाले थे ना, तो अब यहाँ वापस क्यों आ गए हो? वो भी सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर खुशी से आया हूँ? कहने लगा वो इसलिए क्योंकि मुझसे मजीद चला नहीं जा रहा था। ज़ियाओमान सुनकर उस पर हंसने लगी, जबकि इधर मॉम को उसके लिए बुरा लग रहा था। कहने लगी कि ज़ियाओमान के डैड, ये सारी गलती आपकी है, आपने इनको बताया क्यों नहीं कि वो टाउन कितना दूर है यहाँ से? बेटा तुमने कुछ खाया है क्या? मैं तुम्हारे लिए खाने को लेकर आऊँ? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मुझे भूख नहीं लगी, पर उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आने लगी, जिस पर आंटी कहती है कि मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। इसके बाद आंटी और अंकल उसके लिए खाने को लेने चले जाते हैं और यहाँ ज़ियाओमान दिल ही दिल में सोच रही थी कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अगर तुम किसी की नहीं सुनोगे तो यही होगा ना। आफ्टर दैट जब खाना शाना हो चुका था तो लिन जियान को रहने के लिए एक रूम में लेकर आया जाता है, जो कि बहुत ही पुराना रूम था। अंकल तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं कि बेटा इसे अपना ही घर समझो, जबकि वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या अब मैं स्टोर रूम में रहूंगा। रूम को साफ करने में अंकल उसकी हेल्प भी करने लगे, मगर ज़ियाओमान बोली कि डैड आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं ही साफ कर देती हूँ, आप प्लीज अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। जाते जाते वो लिन जियान से कह देते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना, और फिर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ज़ियाओमान सफाई करने में इसकी हेल्प करती है, लेकिन इतने मिट्टी से भरा हुआ कंबल देखकर वो कहने लगा कि इतनी सारी मिट्टी, भला इस कंबल में मैं कैसे सोऊंगा? तुम लोगों ने इतना पुराना कंबल भी क्यों रखा हुआ है? सुनकर ज़ियाओमान को काफी गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि ओ मिस्टर, तुम्हारे रहने के लिए मैं कोई महल खड़ा करूँ, तुम किसी होटल में ही क्यों नहीं चले जाते? ये मेरे ग्रैंडपा का कमरा है, इसमें भी मैं तुम्हें सिर्फ आज रात के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ,
कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ। लिंजियान पूछने लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तो मेरा बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, मगर तुम्हें क्या मसला है मेरे यहाँ पर रहने से? और जहाँ तक हमारी एंगेजमेंट की बात है तो वो भी मैं तुमसे पहली फुर्सत में ही खत्म कर दूंगी, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं। जो सुनकर तो लिंजियान भी खुश हो गया कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, ये एंगेजमेंट हमारे बड़ों ने तय की थी, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे खत्म कर दें। ज़ियाओमान भी यहाँ की सारी सफाई उस पर छोड़कर वहाँ से चली गई कि अब तुम खुद ही कर लो, जबकि उस बेचारे ने तो कभी ये काम किए तक नहीं थे। कोशिश तो वो करता है कि कम से कम इस रूम को आज रात रहने के काबिल बना लूं, मगर हर तरफ इतनी सारी डस्ट पड़ी हुई थी कि उसका तो साफ करने को भी दिल नहीं किया। इतनी सारी गंदगी देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर मेरे ग्रैंडपा का इस विलेजर के साथ क्या रिलेशनशिप था, जिसकी वजह से वो मुझे भी टॉर्चर करने के लिए तैयार हो गए हैं। आखिरकार अपने सूटकेस के ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ की सफाई करना उसके बस की बात नहीं थी। सोच रहा था कि अगर ग्रैंडपा मुझे रोज रोज ऐसी मुसीबतों में डालते रहेंगे तो फिर मेरी जिंदगी का क्या बनेगा। वहीं पर बैठकर ये सोचते सोचते उसने पूरी रात गुजार दी। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ उसे होश आने के बाद उसने पहला सवाल खुद से यही पूछा कि ये मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे याद आ गया कि मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ। पर खैर, जल्द से जल्द उसे ज़ियाओमान के साथ इस किस्से को खत्म करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो बुश कर रहा था। ज़ियाओमान को देखकर वो अभी कहने ही वाला था कि चलो जल्द से जल्द एंगेजमेंट के किस्से को खत्म करे, लेकिन वो इसे मुंह हाथ धोने के लिए साबुन दे देती है, जो देखकर ये सोचने लगा कि क्या ये लड़की मेरे साथ मजाक कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो उसने हमेशा फेस वॉश का ही यूज किया। इसी दौरान ज़ियाओमान ने अपनी मॉम की आवाज सुनी कि वो उसके डैड से कह रही थी कि अच्छा हुआ कल लिंजियान हमारे घर में पहले पहुंच आया था, तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे सिस्टर इन लॉ ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। डैड भी यही कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल अच्छा हुआ। ज़ियाओमान फौरन से उनके पास जाकर पूछने लगी कि मॉम डैड आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ वो आंटी भी वोंग को अपने साथ लाते हुए कहती है कि तुम लोगों को मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी, आखिर सबके सामने मुझे इस तरह से एम्बेरस कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। वोंग अच्छा लड़का है, तुम्हारी बेटी को लाइक करता है, जबकि वो शहरी लड़का है, तुम लोगों के साथ खेतों में काम तक करना पसंद नहीं करेगा। सेकंड आंटी को अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करते हुए देखकर ज़ियाओमान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मिट्टी का टोकरा लाकर इन दोनों के ऊपर फेंक देती है। ये कहकर के तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स से इस तरह बात करने की। वोंग बेचारे को तो वो पसंद थी, वो तो अभी भी इससे शादी करने के लिए तैयार है। ये कहकर के अगर इसे अपनी गलती रियलाइज हो जाए और ये इस जंगली आदमी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे। तब तक लिंजियान भी आगे पहुंच आया था और ये वर्ड सुनकर पूछने लगा कि क्या तुम किसे जंगली आदमी कह रहे हो, और ये उंगली हिलाते हुए कहने लगा कि तुम्हें कह रहा हूँ और किसे कह रहा था। उसकी ये बदमाशी देखकर लिंजियान ने उसकी फिंगर पकड़ते हुए मरोड़ दी कि अब बताओ तुम किसे जंगली कह रहे थे। इन होने की वजह से वो कहने लगा कि मैं खुद को जंगली कह रहा था, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, जिस पर लिंजियान ने भी उसे छोड़ दिया। इधर ज़ियाओमान भी उसे देखकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि चलो इस लड़के में कुछ न कुछ हिम्मत तो है, वरना तो ये मुझे मम्मी डैडी बॉय लग रहा था। जबकि ये उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए साइड पर ले आया, पूछने लगा कि तुम्हारा ये फैमिली ड्रामा मैंने बहुत देख लिया है, अब तुम मेरे साथ कब चलोगी इस एंगेजमेंट को खत्म करने के लिए। पर ये जो सारा ड्रामा बना हुआ था इसे ज़ियाओमान कैसे डील करे, ऊपर से पेरेंट्स भी इसे फोर्स कर रहे थे कि जल्द से जल्द शादी कर लो। यही सोच सोच कर उसका दिमाग पटा जा रहा था। आखिरकार उसे एक आइडिया आया और ऊंची आवाज में कहने लगी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि पहले मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। वो भी सुनकर हैरान हो गया कि ये तुम क्या कह रही हो। पूछने लगा कि क्या कह रही हो तुम, पागल वागल तो नहीं हो गई। ज़ियाओमान बोली कि प्लीज आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हें डाइवोर्स जरूर दूंगी, लेकिन प्लीज फिलहाल तुम ये ड्रामा करने में मेरा साथ दो, वरना तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाते रहेंगे और इस तरह के ड्रामे चलते रहेंगे। लिंजियान बोला कि बिल्कुल भी नहीं, क्या मैं तुम्हें कोई एक्टर लगता हूँ, और ये मेरा मसला नहीं, ये तुम्हारा फैमिली इशू है, तुम इसे खुद सोल्व करो। जब वो कोऑपरेशन करने के लिए राजी नहीं था तो ज़ियाओमान बोली कि ठीक है, फिर मैं भी इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ती, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। उधर मॉम ने भी सबके सामने अनाउंस कर दिया कि गाँव वालों ये मेरा दामाद है, नाम बताते हुए तो उनको नाम इसका पता तक नहीं था। इस पर सेकंड आंटी कहने लगी कि देखो जरा, इसे इस लड़के का नाम तक पता नहीं और इसे अपना दामाद कह रही है, ये सब कुछ फेक है। एंड टाइम पर लिंजियान का भी इरादा बदल चुका था। ज़ियाओमान को होल्ड करते हुए बोला कि गांव वालों ये सच है, हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी, बेहतर होगा कि मेरी फियांसी के लिए ब्लाइंड डेट्स ढूंढना बंद कर दे। बेचारे वोंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और लिंजियान धीरे से ज़ियाओमान से कहने लगा कि ये ड्रामा मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो भी इससे 2-3 हफ्तों का टाइम मांग लेती है, क्योंकि इतनी जल्दी अगर वो कुछ करेगी तो ये रिश्ता लोगों को फेक ही लगेगा। उसके साथ कोऑपरेशन करने के अलावा लिंजियान के पास भी और कोई रास्ता
नहीं था, कहने लगा कि ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि अब जब दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो ही चुकी, तो ज़ियाओमान को अब उसके लिए रूम भी साफ करना था, क्योंकि लिनजियान ने उसकी हेल्प जो की, चाहे उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इसके लिए रूम साफ करना पड़ा। लिनजियान वहाँ पर खड़े इसे ऑर्डर्स दे रहा था जैसे वो इसकी मेड बन गई हो। सफाई के बीच में ही उसे रोक कर अपना सूटकेस साइड पर कर दिया, जबकि ज़ियाओमान दिल ही दिल में सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि ये मेरी हेल्प करने वाला है, जबकि वो बॉसी एटीट्यूड के साथ खड़ा इसे ऑर्डर्स देता रहा कि ये चीज बाहर निकालो, वो चीज बाहर निकालो, वहाँ की सफाई करो और यहाँ की करो। ज़ियाओमान को उसके इस एटीट्यूड पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक तो हमने इसे घर में रहने की जगह दे दी और ऊपर से इसका एटीट्यूड तो देखो। ऑप्शन तो उसके पास भी और कोई नहीं था, इसलिए लिनजियान के कहने पर वो टूटा फूटा सब कुछ बाहर निकालने लगी। आखिर में जब उसने ये कंबल भी चेंज करने के लिए कहा कि ये काफी पुराना हो चुका है और इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल भी नहीं, तो ज़ियाओमान को गुस्सा आ गया कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ही चेंज कर दूं, इसमें क्या मसला है। वो बोला कि तुम खुद ही देख लो, ये डस्ट से भरा पड़ा है। ज़ियाओमान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल कर लेती है और पूछने लगी कि अच्छा ठीक है, और बताओ क्या चेंज करवाना है तुम्हें। बजाय ये कहने के कि बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, वो इसके लिए और मुसीबतें ढूंढने लगा। कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा इस रूम में कितने सारे जाले हैं, तुम्हें इसको भी साफ करना होगा। बेचारी ज़ियाओमान का तो खून घोलने लगा उसकी बातें सुन सुनकर। फिर भी वो गुस्से में जाते हुए सीढ़ी को बीच में ले आती है और खुद को समझाते हुए कहने लगी कि मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, वैसे भी ये छोटा सा काम ही है, इस पर कितना ही टाइम लग जाएगा। लिनजियान खड़ा उसका मुंह देख रहा था, तो ज़ियाओमान बोली कि आप खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे क्या, या आकर मेरी हेल्प भी करोगे। जो सुनकर वो भी हेल्प के लिए आगे पहुँच आया, सीढ़ी को पकड़ लेता है। ज़ियाओमान पूरी कोशिश करती है जालों को साफ करने की, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। लिनजियान कहने लगा कि अगर यहाँ से तुम इतने ऊपर तक हाथ पहुँचाओगी तो कैसे पहुँचेगा, जरा और ऊपर जाओ ना। एक तो खड़ा सिर्फ मुंह देख रहा है, ऊपर से बातें भी सुना रहा था, तो ज़ियाओमान को गुस्सा तो आना ही था। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि मानो या ना मानो, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर गई तो गिर जाऊंगी, वो भी तुम्हारे ऊपर, ताकि तुम्हें अच्छा खासा सबक मिल जाए। खैर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। बेदहानी में वो लिनजियान के हाथ के ऊपर अपना पाँव रख देती है। ये अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में पूरी सीढ़ी को ही हिला देता है और अनफॉर्चुनेटली ज़ियाओमान उसके ऊपर गिर पड़ी। ये रोमांटिक सा सीन ज़ियाओमान के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये तो वही हुआ जो मैं सोच रही थी, जबकि लिनजियान उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये सब कुछ इस लड़की ने जानबूझकर किया, मुझसे बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ से ज़ियाओमान की मॉम भी पहुंच आई, ये पूछते हुए कि बेटा ज़ियाओमान तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं ना। पर इन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उन्हें लगा कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। फौरन से बाहर जाते हुए बोली कि माफ करना, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को किसी चीज की जरूरत होगी, और साथ ही डोर भी क्लोज कर देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ने मिलकर रूम की सफाई कर दी थी। बाहर आने के बाद ज़ियाओमान ने देखा कि लिनजियान को इचिंग हो रही है। उसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ, क्या इन जगहों के अलावा कहीं और भी इचिंग हो रही है। उसे तो पूरी बॉडी में ही इचिंग हो रही थी। इस पर वो इसे अपने रूम में ले आई मेडिसिन लगाने के लिए। कहती है कि तुम्हें जरूर डस्ट से एलर्जी होगी, वरना ऐसा कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ। उसके रूम में एसी लगा हुआ देखकर लिनजियान पूछने लगा कि पूरे घर में से सिर्फ तुम्हारे रूम में ही एसी क्यों लगा हुआ है। तो ये बोली क्योंकि मुझे विंडोज को ओपन करके सोना नहीं पसंद, जबकि मेरे पेरेंट्स विंडोज को ओपन करके सोते हैं। लिनजियान बोला कि क्या प्लीज तुम मेरे रूम में भी एक एसी लगवा दोगी। बट वो इसे आंखें दिखाते हुए बोली कि ओ मिस्टर, तुम यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहने को आए हो, पूरी जिंदगी के लिए नहीं, इसलिए शुक्र मनाओ कि तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई। आफ्टर दैट ज़ियाओमान उसके मेडिसिन अप्लाई करने लगी जिन जगहों पर उसे इचिंग हो रही थी। जितना जेंटली वो इसे लगा रही होती है, इधर लिनजियान सोचने लगा कि काश तुम्हारी जुबान भी उतनी ही जेंटल होती जितना जेंटली तुम इस मेडिसिन को अप्लाई कर रही हो। उसके ये कहने की देर थी कि उधर ज़ियाओमान बोली अगर तुम अपनी शर्ट नहीं उतारोगे तो फिर मैं बाकी की मेडिसिन कैसे लगाऊंगी। वो बेचारा सोचने लगा कि तुम सिर्फ रूड ही रह सकती हो, कभी भी जेंटल नहीं हो सकती। उसके कहने पर लिनजियान अपनी शर्ट तो उतार देता है, लेकिन उसे ज़ियाओमान से शर्म आ रही थी। कहने लगा कि मेरे ख्याल से रहने दो, मेडिसिन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। ज़ियाओमान भी समझ गई थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, पर ये मेडिसिन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एलर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा
इफेक्टिव है और अगर तुम नहीं लगाओगे तो कब तक ऐसे इचिंग करते फिरोगे। बस तुम मुझे बताते रहना कि कहाँ पर अप्लाई करनी है। लिन जियान भी रिलैक्स हो गया था। वो अपना बैग करके उसे डायरेक्शन बता रहा था कि कहाँ पर अप्लाई करनी है, लेकिन उसके टच करने से भी इसे बटरफ्लाईज फील हो रही थी। फौरन से अपनी शर्ट पहनकर कहने लगा कि बस बस हो गया है और लगाने की जरूरत नहीं, और थैंक यू कहकर वहाँ से भाग निकला। इधर ज़्यामान आवाज देते हुए बोली कि तुम्हें क्या हो गया है, अभी तक तो मैंने अच्छे से अप्लाई भी नहीं की थी, रुको तो सही। दिल ही दिल में सोचने लगी कि कितना अजीब लड़का है, अभी तक तो मैंने सही से मेडिसिन भी अप्लाई नहीं की थी और ये भाग निकला। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ लिन जियान अपने लिए खाने को लेकर आता है और सोच रहा था कि चलो अब सुकून से कुछ खा लूंगा। दूसरी तरफ उसे ज़्यामान के एक दोस्त विनमो ने अचानक से देख लिया। वो सोचने लगा कि इस वक्त तो ज़्यामान की फैमिली सब खेतों में काम करने के लिए गए होते हैं, पर उनके पीठ पीछे इनके घर में कौन घुस आया है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, बाद में ज़्यामान को बता दूंगा। ये कहने के बाद वो इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इधर लिन जियान बेचारा भी सुकून से खाने के बारे में सोच रहा था कि उसने इसे पकड़ ही लिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि असल में विनमो पकड़ा गया था। दोनों ही एक दूसरे को चोर समझ रहे थे। लिन जियान उसे पूछने लगा कि तुम कौन हो और घर में क्यों घुस आए, मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी कैसे की तुमने। विनमो बोला कि तुम चोर हो, तुम यहाँ पर खाना चुरा रहे थे ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पकड़कर पूरे गांव के सामने ले आऊंगा। किसी भी तरह करके अपना हाथ चुड़ाते हुए उसे पंच करने ही लगा था कि दूसरी तरफ ज़्यामान भी पहुंच आई और कहने लगी कि रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। विनमो बोला कि ज़्यामान अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर पहुंच आई हो, तुम्हारे घर में चोर घुस आया है, ये देखो वो खाना चुरा रहा था। ज़्यामान और लिन जियान दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं कोई चोर वोर नहीं बल्कि इस घर का दामाद हूँ। आखिरकार बेचारी ज़्यामान नजरें चुराते हुए बता ही देती है कि ये लड़का कोई चोर नहीं बल्कि मेरा फियोंसी है। जो सुनकर तो वो हैरान ही हो गया कि क्या तुम्हारा फियोंसी, ये कब हुआ, तुमने इसे अपना फियोंसी कैसे बना लिया। ज़्यामान बोली कि ये लंबी कहानी है, किसी और वक्त तुम्हें बताऊंगी, पर वो बोला कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुम्हारी आंखों को हो क्या गया था जो तुमने इसको अपना फियोंसी बना लिया। ये लड़का दिखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अभी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ज़्यामान और लिन जियान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब हम इसको क्या एक्सप्लेनेशन और कैसे दे, क्योंकि हमारे साथ तो खुद इतना बड़ा प्रैंक हो गया है। नेक्स्ट सीन में दोनों ने मिलकर इसे पूरी कहानी सुना दी थी, जो सुनने के बाद वेनमो पूछने लगा कि अच्छा तो तुम दोनों की एंगेजमेंट तुम लोगों के ग्रैंडपास ने तय कर दी थी। वो सर हिलाकर हाँ बोले तो ये पूछने लगा और तुम दोनों ही शादी के लिए मान भी गए। लिन जियान पूछता है कि इसमें मसला ही क्या है। वेनमो बोला कि मसला क्यों नहीं है, अभी तक तो ज़्यामान किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आई थी और अचानक से उसका फियोंसी भी सामने आ गया है। जो सुनकर लिन जियान उसे देखते हुए दिल ही दिल में सोचने लगा कि वाह, ना मैं कभी रिलेशनशिप में आया और ना ही ये कभी रिलेशनशिप में आई। खैर ज़्यामान वेनमो को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जब हम एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को देखा तो हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, इसलिए भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, है ना, मैं ठीक कह रही हूँ ना। लिन जियान भी उसे होल्ड करते हुए कहता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसने जब मुझे देखा तो पहली नजर में ही इसको मुझसे प्यार हो गया। दोनों को ही दिल में गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करते सिवाय एक्टिंग करने के। वेनमो को समझ नहीं आती कि ज़्यामान तुम तो किसी लड़के को अपने घर में भी नहीं छोड़ती थी और अब तुम इसे घर में रहने भी दे रही हो, और तो छोड़ो तुम तो कभी लव शव पर बिलीव ही नहीं करती थी और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो गया था। वो दोनों लवी डवी रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि अब सिंगल कब तक रहा जा सकता है, कभी ना कभी तो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना ही होगा। वेनमो के लिए तो जैसे ये बहुत बड़ा शॉक्ड हो, क्योंकि वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कहने लगा कि चलो तुम लोग कहते हो तो मान लिया, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ इन दोनों ने भी खुद को एक दूसरे से दूर पुश कर दिया, क्योंकि अब ड्रामा करने की क्या जरूरत। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम लिन जियान को गांव में जॉगिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन अब तक तो उसे पूरे गांव वाले पहचान चुके थे कि वो ज़्यामान का फियोंसी है। आगे चलकर उसे एक अंकल ने कुछ ताज़ा सब्जियां पकड़ाई कि इसे ज़्यामान को दे देना, उसे ये काफी पसंद है, इसे कुकिंग में यूज करेगी। जिस तरह से वो जबरदस्ती दे रहे थे तो इसे भी लेना पड़ा। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसे एक और आंटी मिलती है जो पूछने लगी कि अरे तुम ज़्यामान के फियोंसी हो ना, ये कुछ सब्जियां उसे दे देना, उसे ताज़ा सब्जियां बहुत पसंद है। वो बेचारा तो मना भी नहीं कर पा रहा था। दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस ज़्यामान को तो पूरा गांव जानता है, लेकिन अब मुसीबत तो सारी मेरे लिए बन गई है ना। आफ्टर दैट जब वो जॉगिंग से घर वापस आया तो ज़्यामान की मॉम पूछने लगी कि अरे तुम तो इतनी सारी सब्जियां ले आए हो, ये किसने दी। खैर बैठो बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। लिन जियान ने जब अपनी ग्लासेस उतारी तो अंकल आंटी तो उसे देखकर डर ही गए कि तुम्हें क्या हो गया है, रात को अच्छे से सोई नहीं क्या, तुम्हारे डार्क सर्कल्स बन गए हैं। ये बेचारा तो एम्बैरेस
एम्बैरेसमेंट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वो आधी रात को नींद में उठकर वॉशरूम गया था और उसने गलती से ज़ियाओमान को नहाते हुए देख लिया तो वो इसे जोरों से पंच कर देती है। प्रेजेंट में दोनों ही खामोश थे क्योंकि बात तो रुसवाई की ही थी। दोनों ही नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। यहाँ मॉम ज़ियाओमान से पूछने लगी कि तुम अकेले ही खेतों में सीडलिंग करने के लिए कैसे जाओगी। असल में वो जानना चाह रही थी कि लिनजियान इसके साथ जाता है या नहीं, जबकि लिनजियान एयरबड के थ्रू कंपनी के कॉल अटेंड कर रहा था और उनसे कहने लगा कि नहीं, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मॉम तो समझी कि शायद वो मुझे कह रहा है। लिनजियान ने भी जैसे ही नोटिस किया तो वो एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा कि मैं ज़ियाओमान के साथ खेतों में जाने के लिए तैयार हूँ। मॉम डैड भी उसके मुंह से ये सुनकर खुश हो गए। नेक्स्ट सीन हमें खेतों का दिखाया गया जहाँ वो मजे से बैठकर आराम फरमा रहा था, जबकि बेचारी ज़ियाओमान को काम करना पड़ रहा था। वो इसके पास आकर पूछने लगी कि ओ भाई साहब, तुम यहाँ वेकेशन पर आए हुए हो क्या? ये बोला कि तुम्हारे साथ आया तो हूँ और क्या करूँ, वैसे भी वहाँ पर बहुत धूप और मच्छर है, इसलिए मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। ज़ियाओमान को भी दिल ही दिल में गुस्सा आने लगा कि दिखा तो ऐसे रहा है जैसे किसी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हो। खैर अब वो इसे क्या ही कह सकती थी, खुद ही खेतों में काम करने के लिए चली गई। जबकि लिनजियान बेटा सोच रहा था कि पता नहीं मेरे वो ओल्ड ग्रैंडपा किस तरह से कंपनी को संभाल रहे होंगे। आई विश के जल्दी ही वो मुझसे माफी मांगकर मुझे वापस बुला ले। अब कब तक मैं यहाँ पर रहूंगा। दूसरी तरफ से ऑफिस के कुछ स्टाफ मेंबर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए गाँव पहुँच आए थे, क्योंकि लिनजियान ने ही उन्हें कहा था कि मैं वहाँ तो नहीं आ सकता, इसलिए तुम गाँव आ जाओ। ज़ियाओमान को इतना तो पता था कि वो शहरी लड़का है, उसकी अच्छी जॉब भी होगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो सच में ही एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। यहाँ गांव के एक अंकल ज़ियाओमान से कहने लगे कि बेटा, अगर तुम इतना स्लो लगी रहोगी तो फिर पूरा दिन ही गुजर जाएगा और तुम सीडलिंग नहीं कर पाओगी। इससे बेहतर होगा कि तुम ट्रैक्टर ले आओ। ये बोली कि ठीक है अंकल। जाते जाते उन अंकल का बेटा कहने लगा कि कितने अफसोस की बात है ना डैड, ज़ियाओमान का फियांसी एक शहरी लड़का है जिसे खेतों में काम करना तो आता नहीं, इसलिए वो बैठकर मजे लूट रहा है और इस बेचारी को काम करना पड़ेगा। ये बातें इधर ज़ियाओमान ने भी सुन ली थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहाँ गाँव वालों की बातों से बचने के लिए मैंने इसे अपना फियांसी बना लिया था, मगर अब तो कुछ और ही बातें चल रही हैं। उसे गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी सिवाय गुस्से में अपना काम करने के। दूसरी तरफ लिनजियान भी अपने उन स्टाफ के साथ ही मसरूफ था। कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दिया और कुछ को वापस भेज दिया, ये कहकर कि मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं। इनके जाने के बाद ज़ियाओमान से पूछने लगा कि हम घर वापस कब चलेंगे। उसे तो सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि इसे तो देखो, ऐसे कह रहा है जैसे सारा काम इसने किया हो। उसके पास जाकर बोली कि अभी तो बहुत टाइम है, तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मुझे काम करने दो। लिनजियान भी उसे अपने साथ लिए बगैर घर तोड़ी ना जा सकता था। वो भी वापस से वहीं पर बैठ जाता है कि थोड़ी ही देर में उसे एक कॉल आई। ये उसकी शहरी दोस्त लुहा की कॉल होती है, जो इसे कह रही थी कि अभी तक तुमने इस मामले को खत्म नहीं किया, आखिर तुम वापस कब आओगे। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ लिनजियान के गाँव आने से पहले लुहा उससे कह रही थी कि चाहे मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हारे साथ बिजनेस कोऑपरेशन भी करना चाहती हूँ, पर ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि तुम किसी और का फियांसी बनकर रहो। इसलिए जल्द से जल्द इस बात को खत्म करो, क्योंकि लुहा लिनजियान से शादी करना चाहती थी। साथ ही वो ये धमकी भी दे देती है कि अगर तुमने इस एंगेजमेंट को खत्म ना किया तो तुम जानते हो कि इसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। प्रेजेंट में लिनजियान ने ये कहकर कॉल काट दी कि मैं जल्दी ही उस लड़की से जान छुड़ा लूंगा। जो दूसरी तरफ वेनमू ने भी सुन लिया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर ये ज़ियाओमान के साथ करना क्या चाहता है, पर जो भी हो जाए मैं तुम्हें इसमें कामयाब होने नहीं दूंगा। लिनजियान के पास जाकर पूछने लगा कि तुम फार्मिंग करने में ज़ियाओमान की हेल्प करना चाहते हो क्या? तो वो बोला कि हाँ। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ और किस तरह से काम करूँ? वेनमू बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमान को पीसफुली ट्रैक्टर लाते हुए दिखाया गया। वो तो आराम आराम से खेतों की तरफ आ ही रही थी कि दूर से उसकी नजर लिनजियान पर पड़ गई, जो बड़े मजे से सीड्स को खेतों में फेंक रहा था। इसको बहुत ही आसान काम समझकर ज़ियाओमान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसने मेरे सारे बीज खराब कर दिए, अभी तक तो मैंने खेतों में हल भी नहीं चलाया था। गुस्से में उसे आवाजें देते हुए कहने लगी कि इसे नीचे रख दो, तुम्हें किसने कहा है ये सब कुछ करने के लिए? जबकि उसे सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा था। बड़े मजे से हाथ हिलाते हुए कहने लगा कि हाँ हाँ मैं सारा काम कर चुका हूँ। जिस पर ज़ियाओमान भी गुस्से में ट्रैक्टर उसके पीछे दौड़ाने लगी और वो बेचारा आगे आगे भाग रहा था कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैंने किया क्या है? रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। जहाँ खेत में ये तमाशा चल रहा था, वही दूसरी तरफ वेनमू का हंस हंस कर बुरा हाल था, क्योंकि ये सब कुछ उसने लिनजियान से जानबूझकर करवाया ताकि ज़ियाओमान को उस पर गुस्सा आ जाए और वो इसे घर से बाहर निकाल दे। दूसरी तरफ एक नई लड़की जिंगवान की एंट्री होती है, जो कि बैग के साथ आकर वेनमू से पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है।
वो भी इसे अचानक से देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। कहने लगा कि अरे जिंगवान, तुम गाँव वापस आ गई हो, मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाता। जियाओमान को भी आवाजें देकर बताया कि देखो हमारी दोस्त गाँव वापस आ गई है। वो भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। इधर लिनजियान को भी सांस लेने का मौका मिला। वो पूछने लगा कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, जबकि जियाओमान को तो अभी भी इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर कहने लगी कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। नेक्स्ट सीन में जियाओमान ने जिंगवान के आने की खुशी में डिनर बनाया था, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सभी साथ बैठकर मजे कर रहे होते हैं, जबकि लिनजियान को लग रहा था जैसे कि वो बीच में कबाब में हड्डी बनकर बैठा हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद जिंगवान जियाओमान से पूछने लगी कि आखिर तुम्हारे और इस लड़के के बीच में चल क्या रहा है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये कौन है और तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है। जियाओमान बेचारी अब क्या उसे ये लंबी चौड़ी कहानी सुनाती। कहने लगी कि इसे तुम फर्स्ट साइट लव ही समझ लो, लेकिन अभी हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ खाना पीना और मौज मस्ती करेंगे। जिसके बाद सभी ड्रिंक करने लगे। लिनजियान सोच रहा था कि एक तो मैंने जियाओमान की मदद की, ऊपर से इसने मेरे पीछे ट्रैक्टर दौड़ाया, कितना ज्यादा भगाया इसने मुझे। जबकि बेचारी जियाओमान सोच रही थी कि इस एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे और कितने सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। ओ गॉड, आखिर ये कब तक चलेगा। वेनमू की नजरें तो जिंगवान पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वो इसे लाइक करता है, जबकि जिंगवान देखती है कि उसका एक इयररिंग गायब है। जियाओमान को जब पता चला तो वो उसके लिए इयररिंग ढूंढना चाहती थी, मगर जिंगवान बोली कि फिलहाल रहने दो, बाद में जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे वापस कर देना। नेक्स्ट सीन में उन सब के जाने के बाद लिनजियान को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम से बाहर आता है, साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। इसके पूछने पर जिंगवान ने इसे बताया था कि जियाओमान यूजुअली इस तरह से गुस्सा नहीं करती, पर तुमने उसके सारे बीज जाया कर दिए थे, क्योंकि अभी तक तो उसने खेतों में हल भी नहीं चलाया था। यानी कि लिनजियान भी जान चुका कि सारी गलती मेरी ही थी। अब वो जियाओमान से माफी मांगने के लिए उसके रूम में जाता है। वो तो इसे देखकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब क्या मसला हो गया इसके साथ। लिनजियान बोला कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे सारे बीज जाया कर दिए थे, हालांकि मैंने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया। जियाओमान बोली कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जिसके बाद वो पूछने लगा कि मैंने सुना है तुम अपने स्कूल में टॉपर स्टूडेंट रही हो, तो बजाय शहर में जाकर अच्छी जॉब करो, तुम इस छोटे से गाँव में ही क्यों रुकी हुई हो। उधर जियाओमान को गुस्सा आ गया। कहने लगी कि ये 15 टाइम है कि मुझसे यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मजीद बताया कि ये मेरा होम टाउन है, यहाँ पर हमारे खेते हैं, मुझे खेतों में काम करना पसंद है, ये पहाड़, ये नहरें, ये सब कुछ मुझे पसंद है। जो सुकून यहाँ है वो किसी शहर में तो नहीं हो सकता। मैं खुद ही यहाँ इस गाँव में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खेतों में काम करना पसंद है। अब अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लिनजियान बोला कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। खैर, तुम ट्रैक्टर बहुत अच्छा चला लेती हो, लेकिन प्लीज दोबारा कभी मत चलाना। जो कहकर वहाँ से चला गया। इधर जियाओमान सोच रही थी कि ये कहना क्या चाह रहा है। उधर लिनजियान जब रूम में वापस आता है, उसने अपना जैकेट रखा और जब वो वहाँ पर बैठा तो उसे वो इयररिंग नजर आई जो कि जिंगवान की थी। इसे अपने पास देखकर लिनजियान दिल ही दिल में समझ चुका था कि जिंगवान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जिंगवान को देखकर वेनमू ने उसे अपने पास बुला लिया। वो इसे एयर प्यूरिफायर्स देता है, ये कहकर कि तुम शहर से आई हो तो शायद तुम्हें डस्ट से एलर्जी हो, ये तुम्हारे काफी काम आएंगे, तुम इसे अपने पास रख लो। इस पर वो भी इसकी तारीफ करते हुए बोली कि तुम कितने काइंड हो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। जबकि वेनमू तो उसे ही लाइक करता था। पूछने लगा कि तुम्हारा भी अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो वो बोली कि हाँ, तुम जानते हो ना कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ और अभी तक कोई सूटेबल लड़का मुझे मिला ही नहीं। तो सुनकर बेचारे वेनमू का तो मूड ही ऑफ हो गया। खैर, वो कहता है कि चलो मैं ये बॉक्स तुम्हारे साथ ले जाता हूँ। उसके साथ चलने लगा। रास्ते में उसे अपने पास से वो इयररिंग भी निकाल कर दे दी और बताया कि ये जियाओमान ने ही मुझे दी। वो कह रही थी कि मैं ये तुम्हें वापस कर दूं। जिंगवान पता नहीं क्या करना चाहती है, पर उसका ये आइडिया फ्लॉप हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि जियाओमान कितनी बेवकूफ है, उसने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियाओमान को अपने डैड के साथ सीड्स को सुखाते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली अब ये सूख चुके हैं। जियाओमान भी अपने डैड का बेटा बनकर उनके साथ काम कर रही होती है, क्योंकि फार्मिंग करना उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। दूसरी तरफ लिनजियान को दिखाया गया, जो कि बेचारा इस गाँव में फंस ही गया है। वो यहाँ सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके पास जिंगवान पहुँच आई। इसे
इसे देखकर वो बोला कि ज़ियाओमान घर पर नहीं है, वो सारी फैमिली बीज सुखाने के लिए गए हुए हैं। लेकिन जिंगवान कहती है कि मैं यहाँ उससे नहीं बल्कि आपसे मिलने आई हूँ। मैंने नोटिस किया कि शायद आपको डस्ट से एलर्जी है, ये मेरे पास कुछ फालतू के एयर प्यूरिफायर्स पड़े हुए थे तो सोचा ये आपको दे दूं। इसके साथ आप विलेज में लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लिनजियान को उस लड़की पर कुछ ज्यादा भरोसा तो नहीं था। खैर वो उसके हाथ से लेते हुए शुक्रिया कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जिंगवान ने लिनजियान को एक कॉन्फ्रेंस में देखा था तो उसे पता चला कि ये कितनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो इस गाँव में भी प्लानिंग के साथ आई है। वो सोच रही थी कि अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरे तो सारे सपने ही पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया कि हर तरफ घने बादल आ गए थे और तेज बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ लिनजियान उन लोगों के बारे में परेशान हो रहा था कि वो सब ठीक तो होंगे ना, वो तो सिर्फ बीज सुखाने के लिए गए थे, क्या मुझे उनके पास जाकर देखना चाहिए। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इससे मेरा क्या लेना देना, ये तो उन लोगों का काम है ना। दूसरी तरफ ज़ियाओमान और उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे क्योंकि ये आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तीनों मिलकर काफी कोशिश करते हैं बीच को गीला होने से बचाने की और इन सामान को समेटने की, लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं था। कभी ज़ियाओमान गिर पड़ रही थी तो कभी डैड। एक दूसरे की हेल्प करने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ियाओमान काफी वरीड बैठी थी, लेकिन उस वक्त खेतों में क्या हुआ ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। जब ये लोग वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे और कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, तब वहाँ लिनजियान पहुँचा जो कि फौरन से जाकर ज़ियाओमान की हेल्प करने लगा। बेचारे ने तो शायद ऐसे काम पहले कभी किए भी ना हो। बीच को अच्छे से कवर कर लेने के बाद ज़ियाओमान उसे आवाज दे रही थी कि लिनजियान प्लीज डैड को जाकर देखो उन्हें क्या हो गया है। डैड को स्लिप हो जाने की वजह से इंजरीज आ गई थी और लिनजियान फौरन से उनको अपने बैग पर उठाकर हॉस्पिटल ले आए। प्रेजेंट में ज़ियाओमान सैड बैठी हुई थी, उसे बहुत ठंड भी लग रही होती है। दूसरी तरफ से लिनजियान भी उसके पास पहुंच आया जो कि बेचारा खुद भी सारा गीला था और काफी थक भी चुका है क्योंकि इतने मुश्किल टाइम में उसे डैड को उठाकर हॉस्पिटल लाना पड़ा। ज़ियाओमान के पूछने पर उसे तसल्ली देने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है, बस छोटी मोटी सी इंजरीज आई है जिसके लिए डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटलाइज कर लिया है। ज़ियाओमान की हालत तो खुद भी ठीक नहीं लग रही है। उसने इससे शुक्रिया कहा और फिर उसे पता तक नहीं चला कि कब इसके कंधे पर जा गिरी। लिनजियान भी उसे ऐसे देखकर उसके लिए परेशान हो गया कि अचानक से अब इसे क्या हो गया है। वो इसे हाथ लगाकर देखना चाह रहा था पर इसने देखा कि इसके हाथ तो सारे गंदे हो चुके थे। सोचने पर इसे याद आया कि क्यों ना मैं इसका टेम्परेचर चेक कर लूं। फिर वो उसके साथ अपना फोरहेड लगाकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगा। यहाँ वो ज़ियाओमान के काफी ज्यादा करीब आ गया था, लेकिन उसे टच करने पर कहने लगा कि तुम तो बुखार से तप रही हो। फिर फौरन से उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगा ताकि उसे जल्दी से रेस्क्यू कर ले। नेक्स्ट सीन में वो उसे घर ले आया था और उसके पास बैठा उसका ख्याल रखता रहा। जब ज़ियाओमान को होश आया तो वो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगी। लिनजियान ने उसे उठने से पहले ही लेटे रहने के लिए कहा कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे डैड भी बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हें ही हल्का सा बुखार हो गया था। ये मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन बना ली है, तुम जल्दी जल्दी से इसे फिनिश कर लो फिर बेटर फील करोगी। ज़ियाओमान तो इसे एक लम्हे के लिए देखती ही रह गई। सोच रही थी कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने इसे समझा था। फिर वो उसके हाथ से मेडिसिन लेकर उस पर एक घूंट करती है। पूछने लगी कि क्या तुमने इसमें चीनी मिलाई है, तो वो बोला कि हाँ ये दवा थोड़ी कड़वी होती है इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीनी मिला दूं। आफ्टर दैट इसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो खेतों में पहुँच आया था ताकि वो इन लोगों का हाथ बटा सके। वो जब यहाँ पर काम कर रहा था तभी बाय चांस इसे वेनमू ने देख लिया, जो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज इसे क्या हो गया है जो यहाँ पर काम करने को पहुँच आया। उसके पास जाकर पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं किसी के लिए कब्र तो नहीं खोद रहे। वो बोला कि मैं फार्मिंग में हेल्प कर रहा हूँ। अब जब वो एक अच्छा काम करना चाह रहा था तो वेनमू भी इतना बुरा नहीं था, कहने लगा कि अच्छा अच्छा बस करो, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ फिर तुम बिल्कुल वैसा ही करना। जिसके बाद वो उसके हाथ से वो टूल ले लेता है और फिर इसे सिखाने लगा कि ये देखो एक पाँव इस तरह रखना, इस टूल को इस तरह से यूज करना। पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये काम बहुत ही आसान है। वैसे आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ज़ियाओमान कहाँ पर है? लिनजियान ने बताया कि अंकल को चोट लग गई थी और ज़ियाओमान को बुखार है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों का हाथ बटा लूं, वैसे भी मैं इनके घर में फ्री में रह रहा हूँ। वेनमू तो अचानक से सुनकर शॉक्ड हो गया कि क्या अंकल को चोट लग गई है और ज़ियाओमान को बुखार हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फौरन से टूल को गिराकर उसके घर भागने लगा और जाते जाते इससे कहता है कि आराम से अपना काम करना, कोई मेस क्रिएट मत करना। जबकि वो बेचारा दोबारा से टूल को उठाकर अपना काम करने लगा।
यहाँ वेनमू जियाओमान के घर पहुँचाया, बाहर से ही उससे आवाजें दे रहा था। फौरन से उसके रूम में जाकर पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। जियाओमान उसे रिलैक्स करते हुए बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार हो गया था और डैड भी कल आंधी में स्लिप हो गए थे, लेकिन अब वो भी बहुत बेटर है। वेनमू भी अब रिलैक्स हो गया था। वो पूछता है कि लिन जियान का बताओ, वो तो अक्सर डस्ट से दूर भागता रहता है, लेकिन आज वो खेतों में काम करने के लिए पहुंच गया। जियाओमान को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो फौरन से उसके पास जाना चाह रही थी, मगर वेनमू बोला कि तुम आराम करो, मैंने उसे सिखा दिया है, वो अच्छे से ही कर रहा होगा। मैं तुम्हें पानी दे देता हूँ। बोतल कहाँ पर पड़ी है? तुम्हारे रूम में तो नहीं। जियाओमान बोली कि शायद लिन जियान के रूम में होगी, तुम प्लीज वहाँ से ला दो। वेनमू जब लिन जियान के रूम में पानी की बोतल लेने के लिए जाता है तो अचानक से उसकी नजर उस कॉटन पर पड़ी, जिसके पास जाकर वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये तो उसी एयर प्यूरिफायर का कॉटन है ना, जो मैंने जिंगवान को दिया था। पर ये यहाँ लिन जियान के रूम में क्या कर रहा है? दूसरी तरफ लिन जियान को दिखाया गया, जो अभी भी खेतों में काम कर रहा होता है। खुद से ही कहने लगा कि ओ गॉड, ये फार्मिंग करना कितना मुश्किल काम है, आखिर इससे मेरी जान कब छूटेगी। दूसरी तरफ उसके पास जिंगवान पहुँच आई, जो कि काफी तैयार थी। कहने लगी कि आप काफी थके हुए लग रहे हो, अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जबकि वो इसे देखते हुए बोला कि जिस तरह से तुम ड्रेसअप होके आई हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर पाओगी? धीमी आवाज से कहता है कि पता नहीं अब ये लड़की और कौन सा नया ट्रिक लड़ाने के लिए पहुंच आई। वो बोली कि मैं जानती हूँ मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ना। तो ये कहने लगा कि ठीक है, तुम वहाँ से देखकर बताओ कि मैंने सीधी लाइन खींची है या नहीं। दूसरी तरफ यहाँ वेनमू चुपके से खड़ा देख रहा था, क्योंकि जियाओमान बेवकूफ हो सकती है पर ये इतना भी बेवकूफ नहीं था, थोड़ा ही सही, लेकिन उसे समझ आने लगा। उधर जिंगवान देखकर कहने लगी कि अरे वाह, आपने तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसा इंसान बहुत जल्दी ही ये सीख जाएगा। वो बोला कि क्या मतलब, तुम मुझे जानती हो क्या? लेकिन इसने भी फौरन से बात बदल दी कि नहीं मैं आपको नहीं जानती। अब वेनमू तो वहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ एक बग देखकर जिंगवान डरने की एक्टिंग करने लगी और शायद लिन जियान भी समझ चुका था। वो कहने लगा कि माफ करना, मुझे तो खुद भी बग से डर लगता है, तुम किसी और को ही अपनी मदद के लिए बुला लो। फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। दिल ही दिल में कहने लगा कि इसे तो देखो, इन्हीं चीजों के साथ पली बड़ी है और अभी भी इसे डर लग रहा है। जिंगवान भी सिर्फ डरने की एक्टिंग कर रही थी। लात मारकर उस बग को दूर फेंक दिया। वापस आते हुए सोच रही थी कि मुझे कुछ अच्छा प्लान सोचना होगा, क्योंकि इतनी आसानी से ये लड़का हाथ नहीं आने वाला। यहाँ अचानक से उसके सामने वेनमू जंप कर देता है उसे डराने के लिए। फिर बातों ही बातों में पूछने लगा कि मैंने जो तुम्हें कॉटन दिया था वो मैंने लिन जियान के रूम में देखा, क्या ये वही कॉटन था? जिंगवान भी बात बदलते हुए कह रही थी कि अच्छा वो कॉटन, वो तो मैंने जियाओमान को दिया था, पर लिन जियान के रूम में क्या कर रहा है? बेचारा वेनमू एक बार फिर से बेवकूफ बन गया कि अच्छा मैं समझ गया हूँ, यकीनन जियाओमान ने ही उसे दिया होगा। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लिन जियान जियाओमान का फियोंसी है, तो अगर तुम दोनों को लोग साथ में देखेंगे तो यकीनन लोग बातें करेंगे। जिंगवान भी इसे अपना असल चेहरा थोड़ी ना दिखाना चाहती थी। कहने लगी कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो बस उसे देखना चाह रही थी कि वो जियाओमान के लिए अच्छा लड़का है भी या नहीं। जिंगवान बोला कि सच बताऊं तो पहले मुझे भी उस पर बहुत शक था, लेकिन अब वो मुझे काफी अच्छा लड़का लगने लगा है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ लिन जियान बात ले रहा था। दूसरी तरफ जियाओमान भी इसी वॉशरूम में इंटर हो जाती है, क्योंकि वॉशरूम एक था तो क्या किया जा सकता है। लिन जियान अपना हाथ बाहर निकालकर टॉवल लेना चाह रहा था, जबकि जियाओमान भी वही टॉवल लेने लगी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अंदर वॉशरूम में लिन जियान है। अचानक से दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और जब उसने लिन जियान को कपड़ों के बगैर देखा तो यहाँ उसके मुंह से एक जोरों की चीख निकली। वो फौरन से अपनी आंखें भी छुपा लेती है। बेचारा लिन जियान भी काफी एम्बैरस हो गया था। जल्दी से खुद पर टॉवल बांधकर वो बाहर आ जाता है उसे काम डाउन करने के लिए। जियाओमान के होश तो अभी तक उड़े हुए थे। वो पानी में स्लिप होकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन लिन जियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच दिया। जाने अनजाने में वो उसे किस कर देता है, जहाँ वो उसे काम डाउन करना चाह रहा था, यहाँ तो उसने इसकी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज कर दी। अब तो दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जियाओमान फौरन वहाँ से भाग निकली, जबकि इधर लिन जियान सोच रहा था कि मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इससे प्यार हो गया हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।